वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो मीनाक्षी, लॉकडाउन 3 के हम अंतिम चरण में हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि लॉकडाउन 4 में आखिरकार क्या होगा। प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं कि इसका स्वरूप अलग होगा। 17 मई के बाद क्या बदलाव संभव होंगे, सभी राज्यों को सुझाव केंद्र सरकार को सौंप देने हैं। दिल्ली सरकार ने भी लोगों से ऐसे सुझाव मांगे थे और कल ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी भी दी कि उनके पास 5 लाख से ज्यादा सुझाव आए हैं। लोगों के सुझाव के हिसाब से दिल्ली में मेट्रो और बस को सीमित तरीके और सावधानी से चलाने का मशवरा दिया गया है। प्रपोजल भेज दिया है और मैंने कल भी बताया था कि जनता के बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं। ज़्यादातर लोगों ने देखो 2 चीज़ों के लिए बोला है। एक तो मास्क, अगर कोई भी पब्लिक में आता है मास्क लगाना चाहिए। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी चीज़ ओपन अप की जाए उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। जैसे लोगों ने सलाह दी है कि बसें चलाई जाएँ बट फुल कैपेसिटी पे नहीं, कम कैपेसिटी पे चलाई जाए। मेट्रो चलाई जाए पर कम कैपेसिटी पे चलाई जाए, तो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे। कहीं भी पब्लिक में आदमी आता है तो मास्क लगाएं। मैं भी आपसे शेयर करना चाहूँगा, देखो 2 महीने के अंदर काफ़ी कुछ ये वायरस कैसे काम कर रहा है, कैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, इसके बारे में जानकारी धीरे धीरे बढ़ी है। जितना बेनिफिट लॉकडाउन से मिला है, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो समझ पाना बड़ा मुश्किल था। बट अब ये कह सकते हैं कि अगर हम मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और अपने हाथों को बार बार साफ कर रहे हैं, अगर ये 3 चीज़ें आप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि 90-95% तक आप इन्फेक्शन से बचने के चांस हो जाते हैं। सर, मॉल वगैरह को लेकर भी मॉल और मार्केट को लेकर भी कोई सुझाव दिया गया है? इन लोगों ने सुझाव दिए हैं कि कई सारे सुझाव हैं कि भाई मॉल्स को शायद 1/3 खोल लिया जाए। कोई कहता है 25% से खोला जाए, कोई कहता है 50% से खोला जाए। शॉप्स के लिए ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि इवन और कुछ कर लिया जाए कि भाई जो मेन मार्केट्स हैं उनको इवन और खोले। कुछ लोगों ने कहा हफ्ते में 3 दिन खोल लें। तो इस तरह के बहुत सारे सजेशन हैं। और इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा जुड़ गए हैं। सुशांत, हालांकि स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं कि किस तरह के सुझाव लोगों की तरफ से आए, लेकिन और क्या सुझाव आगे बढ़ाए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मामले बढ़ रहे हैं और कल दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा मामले 472 मामले सामने आए। सरकार की तरफ से एमएचए को रिपोर्ट्स जो है वो भेजी गई हैं, सुझाव भेजे गए हैं कि दिल्ली के अंदर कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर इस तरीके के मामले जो है वो नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर कंटेनमेंट जोन और रेड जोन भी नहीं है। ऐसे में उन इलाकों की मार्केट्स को जो है वो धीरे धीरे करा जाए, खोला जाए, ताकि लोग जो है वो कारोबार करने के लिए आगे आए। क्योंकि लगातार व्यापार जो है वो काफी जब से लॉकडाउन लगा है तब से जो है काफी डाउन पर है और ऐसे में व्यापारी भी चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं। और इसमें मार्केट एसोसिएशन से भी जो है वो लगातार सरकार ने सुझाव जो है वो लिए हैं और फिलहाल मार्केट एसोसिएशन की भी माने तो उनके भी अलग अलग तर्क है। वो भी चाहते हैं कि सरकार की तरफ से इंश्योरेंस जो है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो दोहरी चुनौती यहाँ पर सरकार के लिए है मीनाक्षी। एक तरफ उनको मामले को कंट्रोल करना है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, और अगर ऐसा वो करते हैं और मामले बढ़ जाते हैं तब भी सरकार पर ही उंगली उठेगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एक बार फिर से 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। कल आर्थिक राहत की दूसरी किस्त जारी की गई थी सरकार की ओर से। प्रवासी मजदूरों, आम आदमी और किसानों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया गया था। हालांकि अब जब आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो सबकी नजरें इस बात पर हैं कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए क्या ऐलान होते हैं। इसके साथ ही पर्यटन की वजह से जो घाटे हुए हैं देश भर में, जहां पर पर्यटन बड़ी तादाद में होता है और एक बड़ा सेक्टर है जिन राज्यों का, उनके लिए क्या आगे आज ऐलान होंगे, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए। There is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crore. लॉकडाउन की मार झेल रहे करोड़ों मजदूरों की मोदी सरकार ने सुध ली। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों और मजदूरों की राहत के लिए अपना पिटारा खोला। सबसे बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान हुआ 1 नेशन 1 राशन कार्ड का। If there is a ration card holder, today he is in Bihar or Karnataka, tomorrow he moves to Rajasthan, he can take his food ration from any ration shop in that state. So national portability, which is now being defined as 1 nation 1 ration card, 1 nation 1 ration card will be implemented. मोदी सरकार ने किसानों और मजदूरों में ये उम्मीद भरने की कोशिश की है कि संकट की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ है।
प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को अगस्त से लागू किया जाएगा तो किसानों के लिए 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। 8 करोड़ मजदूरों के लिए फ्री राशन की सुविधा दी जाएगी तो किसानों के लिए भी कर्ज पर ब्याज में छूट 31 मई तक बढ़ाई गई है। प्रवासी मजदूरों के लिए शहरों में शेल्टर होम की व्यवस्था और दिहाड़ी मजदूरी को बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया है तो छोटे किसानों के लिए 30,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड जारी किया जाएगा। विशेष सुविधा केवल इनके लिए रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथी इनके लिए लेकर आए हैं। ये 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है, क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी, कुछ और बेचना है तो 2,000 10,000 तक वो अपना सामान लेने की उसको सुविधा मिल सकती है। और ये 1 महीने के अंदर सरकार इसको लॉन्च कर देगी। सरकार के आर्थिक पैकेज की दूसरी किश्त में आम आदमी और रेहड़ी पटरी वालों का भी खास ख्याल रखा गया है। आम आदमी के लिए हाउसिंग लोन पर सब्सिडी स्कीम बढ़ाई गई है तो रेहड़ी पटरी वालों के लिए 50 लाख तक के लोन का ऐलान हुआ है। मध्यम वर्ग के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम 2021 मार्च तक बढ़ा दी गई है तो रेहड़ी पटरी वालों को 5,000 करोड़ की स्पेशल क्रेडिट सुविधा दी गई है। इससे 6 से 10 लाख सालाना कमाई वालों को फायदा होगा तो सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को कारोबार शुरू करने के लिए 10,000 मिलेंगे। सरकार इन ऐलानों को अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का अमृत मंत्र बता रही है, लेकिन विपक्ष को इसमें अज्ञानता और अहंकार दिखता है। जिस तरह सरकार पेश आई है ये अज्ञानता, अहंकार और असंवेदनशीलता का उत्कृष्ट सम्मिश्रण है। 1 पैसा राहत में नहीं दिया, 1 पैसा। सिर्फ ये घोषणा किए हैं कि ऋण मिलेगा उनको। ऋण मिलेगा तो ऋण को वापस करना होगा ना किसान को। मांग क्या है आज के हालात में? अगर किसान को आप जो है आज की हालात में कुछ रिलीफ देना है तो एक बार तो माफ करिए उनका ऋण। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर आज वित्त मंत्री कुछ और बड़े ऐलान करेंगी। आज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यानी होटल, रेस्टोरेंट को लेकर अहम घोषणाएं कर सकती हैं। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो मीनाक्षी, अलग अलग सेक्टर्स को लेकर 2 बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऐलान कर चुकी हैं। आज तीसरी बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी उसी समय पर, यानी कि 4 बजे। और आज ये माना जा रहा है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और पर्यावरण हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और साथ ही पर्यटन सेक्टर को लेकर कई खास तरीके का ऐलान किया जा सकता है। पर्यटन इंडस्ट्री को राहत के आसार हैं, होटल इंडस्ट्रीज के लिए भी ऐलान संभव है और आज शाम 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो आपने देखा किस तरीके से सरकार मजदूरों की राहत के लिए पैकेज का ऐलान कर रही है। ये उम्मीद भरने की कोशिश कर रही है कि हालात आने वाले वक्त में बेहतर हो सकेंगे। लेकिन प्रवासी मजदूरों का टूटा भरोसा उन्हें घर वापसी के लिए मजबूर कर रहा है। मजदूर जैसे तैसे घर लौट रहे हैं। उनकी मजबूरी देखकर आप भी दहल जाएंगे। उनका बेपनाह दर्द आपको बेचैन कर देगा। लॉकडाउन की मार कितनी बेरहम हो सकती है, ये तस्वीर इसकी बानगी है। पेट की मजबूरी इस परिवार को दूर अपने घर खींच ले जा रही है और ये बच्चा इस सूटकेस पर पेट के बल लेटकर किसी तरह आगे बढ़ रहा है। ये बेबसी और लाचारी की इंतहा है। राजस्थान यूपी सीमा से आई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये परिवार पैदल आगे बढ़ रहा है। माँ तो जैसे तैसे आगे बढ़ रही है, लेकिन इस मासूम में भला इतनी ताकत कहां से आई? मजबूर माँ ने इस ट्रॉली को ही अपने लाल की सवारी बना दी, लेकिन कंक्रीट की सड़क से बच्चे के पैरों को बार बार ठोकर लगने से नहीं रोक पाई। प्रवासी मजदूरों के पलायन के दर्द का इससे स्याह चेहरा भला और क्या हो सकता है? बिहार के छपरा से भी ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। गुरुग्राम से जैसे तैसे करके प्रवासी मजदूरों का परिवार यूपी बिहार सीमा तक तो पहुंच गया, लेकिन आगे अपने गांव तक का रास्ता पैदल ही पूरा करना पड़ा और लाचार बच्चे को ट्रॉली बैग पर ही बिठा दिया गया। ट्रॉली बैग बनाने वालों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि महासंकट की इस घड़ी में इसका ऐसा भी इस्तेमाल मुमकिन होगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट की महिला द्रौपदी राय एक छोटी सी दुपहिया मोपेड से 500 किलोमीटर दूर अपने घर टीकमगढ़ के लिए निकल पड़ी। अपने 8 साल के बेटे के साथ लॉकडाउन के पहले द्रौपदी
बालाघाट के हट्टा गांव में अपने पिता की 13वीं में मायके आई थी और तभी से बालाघाट में ही फंसी थी। आखिरकार मजबूरी पर हौसला हावी हो गया। अब जरा दिल्ली यूपी बॉर्डर से आई तस्वीरों को देखिए। सिर पर बोझ उठाए ये प्रवासी मजदूर बेतहाशा अपने घरों की तरफ भागे जा रहे हैं। मंजिल का कोई ठिकाना नहीं, कब पहुंचेंगे कुछ पता नहीं, बस आगे बढ़े जा रहे हैं। बेबसी ने इन्हें तोड़ दिया है, लेकिन आखिर रास्ता भी क्या बचा है? पैदल चले जाएंगे, बस रो के नाम है। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल तो जाने दो। मेरा बच्चा झूठा है, 2.5 साल का रो रहा है। मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ। कैसे जाऊं? यहाँ से इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा। कैसे रह रही मैं उसके बिना? ये तस्वीरें हिला देने वाली हैं। ना मालूम ये संकट कब खत्म होगा, इनकी मुश्किलें कब खत्म होंगी। बालाघाट से अतुल वैद्य, छपरा से आलोक जायसवाल और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ उमेश मिश्रा, धौलपुर, आज तक। तस्वीरें बयां कर रही हैं, हजारों का हुजूम उमड़ रहा है। प्रवासी मजदूर मुश्किलों की चिंता किए बिना अपने घर को वापस लौट रहे हैं। जब भी इन प्रवासी मजदूरों से बात कीजिए, उनका दर्द छलक उठता है और उन्हें सुनना और समेटना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता है। अब जाएंगे सर, मजबूरी है, क्या करूं, मालिक भी भगा रहा है और वहाँ भी बहुत दिक्कत हो रही है। वो बोला किराया लाओ, किराया है नहीं हमारे पास, तो बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से, हमारा पानी भी बचेगा, बिजली का बिल बचेगा। तो मैं क्या करूं, समस्या है, भागना पड़ेगा। अब यहाँ अब कैसे भैया जाऊं, चाहे कैसे जाऊं, बच्चन को लेके साथ जाऊंगी, मकान मालिक भगा रहा है, खाक नहीं है, तो हम क्या करूंगी? अब मजबूरी सामने है, कहाँ लौट के जाऊंगी, फिर वो भगाएगी, आएगी कि जाओ जाओ, नहीं तो किराया दो, तो किराया है नहीं तो कहाँ से दूं? 1.5 महीने से उधर हम लोग लॉकडाउन में बैठे थे, बहुत परेशान, लगभग 15 दिन से चल रहे थे उधर पैदल, ठीक है। तब जाकर इधर आए, इधर से हम लोग कुछ देर हम लोग प्रतीक्षा करेंगे, उसके बाद में इधर से बस मिलेगा तो हम लोग मोतिहारी जाएंगे। बहराइच जाना है, मानेसर से आए हैं, बहराइच जाना है, कोई व्यवस्था नहीं था वहाँ, कोई सुविधा नहीं थी, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। हम लोग तरह तरह के फार्म भरे, जैसे प्रधान जरिया जो फार्म भरा जाता है वो भी फार्म भरे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ हम लोग का। और जो अच्छे लोग हैं, मतलब अच्छे कंट्री के हैं, पर्सनैलिटी उनकी ज़्यादा है, सुनवाई ज़्यादा है, तो उन लोग की जल्दी सुनवाई होती है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं भी कोई भी फार्म नहीं हमारे लोग का ऑनलाइन होता है, कोई सुनवाई ही नहीं होती है। जिसे जो रास्ता मिल रहा है वो उसी पर आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक को एक ऐसा ही परिवार मिला जो गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन को ही अपना वाहन बना चुका है। ये परिवार हरियाणा से यूपी जा रहा था। घर वापसी का इनका संघर्ष देखकर इनकी मुश्किलों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। पलायन के इस दौर में जिसको जो मिल रहा है अपने उसी साधन से निकला है। आप सिर्फ कल्पना करिए, ये गन्ना पेरने वाली वो गाड़ी है जो लोगों की रोजी रोटी चलाती है। इन गाड़ियों पे गन्ने का रस पेराई करते हैं, उसे बेचते हैं और उसके बाद अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन अब इसी गाड़ी को लेकर के ये लोग हरियाणा से उत्तर प्रदेश के बहराइच अपने गांव निकले हैं। इस तरह की 2 गाड़ियों पर यह परिवार निकला है और इन परिवारों की व्यथा एक ही है कि 2-3 महीने से जब काम नहीं मिले तो अब ये लोग इन गाड़ियों को ही लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़े हैं। कब आप लोग निकले, कहां से निकले? हम सर गुड़गांव से आ रहे हैं और हमें संडे को निकले थे और संडे को आज 5 दिन हो गया रास्ते में। जहां हमें खाना मिला तो खाए, नहीं मिला तो ऐसे चल रहे हैं। रात हुई जहां वहीं सो जाते थे। ये बच्चे हैं, आप देखिए ऐसे ही सोए पड़े हैं गाड़ियों में और इन्हीं गाड़ियों से ये परिवार निकला है। और इस तरह की गाड़ियों से कई लोग निकले जो अपने अपने घरों की ओर चल चुके हैं। यही इनकी जीविका का साधन है, कमाई का जरिया है और अब इसी गाड़ी से निकले हैं। अब अपने अपने घरों को निकल रहे हैं। चाहे जैसी भी गाड़ी हो, इससे गन्ना पेराई करते थे, लेकिन अब ये परिवार के लिए वो सहारा बना है जो इन्हें गांव पहुंचा रहा है। तो देखिए, जैसे भी लोग हों, हर कोई इस वक्त अपनी गांव निकलने के जुगत में है, जुगाड़ में है। जो भी साधन मिल रहा है उसी से मजदूर जा रहे हैं, लेकिन संकट की इस घड़ी में गरीबों और मजदूरों के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना सबसे बड़ी जंग और सबसे बड़ा संघर्ष है।
नोएडा की एक राशन वितरण केंद्र का हाल आपको दिखाते हैं, जहां पर दिन चढ़ने से पहले ही राशन के इंतजार में लंबी कतार खड़ी हो जाती है। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 19 में मौजूद हूं। सेक्टर 19 के एक तरफ का हाल मैंने दिखाया आपको, जहां राशन के लिए पर्चियां कट रही थीं। जो सरकारी नियम है उसके मुताबिक सुबह 8 बजे से राशन बंटना शुरू हो जाता है, लेकिन जो राशन है वो सेक्टर 19 जो बेहद पॉश इलाका है, जो दफ्तर है वो इस सोसाइटी के अंदर है। लेकिन यहाँ जो राशन के लिए लोग खड़े हैं सुबह 4 बजे से 5 बजे से, कुछ लोग ऐसे हैं जो रोजा भी रखे हुए हैं, अब इनको इस सोसाइटी के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। राशन की पर्ची कट चुकी है, लेकिन 8 बजे का वक्त है और अभी तक इन लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। क्या दिक्कत है, क्या है? मेरे अधिकारी से ऑर्डर लेंगे, जब देंगे खोलेंगे। अभी अधिकारी ऑर्डर नहीं मिला है, सो बता रहे हैं। क्या हुआ? अभी खोले नहीं रहा सरकार, हम पूछेंगे किसी से, सब हम खोलेंगे। गार्ड जी इधर आइए, आप क्या है दिक्कत? हाँ जी, सेक्टर में मतलब अभी अलाउ नहीं? सर जी अलाउ तो है, लेकिन अभी बढ़ रहा है, अभी बातें हो रही है, कह रहे हैं कि अभी फोन करेंगे तो खोलना, अभी फोन करेंगे तो खोलना, अभी नहीं खोलना, अभी फोन करेंगे तो खोलना, अभी बोला नहीं है खोलने के। अभी तक कोई गया राशन लेने के नहीं गया? ना, इधर से तो नहीं गया कोई। अच्छा, तो ये देखिए ये हालत है। 4 बजे से खड़े हैं यहाँ पर लोग बाग, अभी देने का नाम नहीं करे। अभी 10 मिनट में खोला जाएगा, 5 मिनट में खोला जाएगा। कोरोना की रफ्तार कल एक बार फिर से तेज हो गई। कल करीब 4000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 100 लोगों की जान गई है। कोरोना का आंकड़ा देश में 81,000 पार कर गया है। महाराष्ट्र और गुजरात में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। 24 घंटे में करीब 4000 कोरोना। देश में कोरोना के केस 81,000 पार। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1000 पार। जबकि लॉकडाउन पार्ट 3 2 दिनों में खत्म होने वाला है। करीब 52 दिन के लॉकडाउन के बाद भी कोरोना की चाल धीमी नहीं पड़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुबह 8 बजे तक के जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक देश में कोरोना केस की संख्या 81,970 तक पहुंच गई है। इनमें 27,920 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 2,649 लोगों को जान गंवानी पड़ी। अगर 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान कोरोना मरीजों की संख्या में 3,967 का इजाफा हुआ है, जबकि इससे आधे से भी कम 1,685 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। कल 100 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना वायरस की रफ्तार सबसे ज्यादा देश के बड़े शहरों को डरा रही है। दिल्ली हो या मुंबई, कोलकाता हो या चेन्नई या फिर गुजरात का अहमदाबाद, कोरोना के केस यहाँ बहुत ज्यादा है। इन आंकड़ों को देखिए। दिल्ली में कोरोना के केस 8,000 से ज्यादा हैं, तो मुंबई में ये 17,000 छूने को है। कोलकाता में कोरोना केस 1,000 को पार कर गया है। यहाँ 146 लोगों की मौत हुई है, जो कि कोरोना केस की संख्या के लिहाज से ज्यादा हैं। अहमदाबाद में कोरोना के 6,910 केस हैं, तो चेन्नई में 5,637। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पिछले 10 दिन से अहमदाबाद नगर निगम के जरिए जो सब्जी और किराना की चीजों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, वो आज शुरू हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह से ही जो सब्जी विक्रेता है वो उनको एक हेल्थ कार्ड इश्यू किया गया है, और उसी हेल्थ कार्ड के जरिए ये जो हेल्थ कार्ड है इसे हर 7 दिन पर रिन्यू करना रहेगा। आप देख सकते हैं कि जो सब्जी लेने के लिए सुबह से ही लंबी लाइन लग चुकी है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना केस में ये अभी भी टॉप पर बना हुआ है। यहाँ कोरोना के कुल केस 27,524 हैं, जबकि 6,059 मरीज ठीक हुए हैं। 1,019 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। ऐसे वक्त में जब तमाम राज्य लॉकडाउन हल्का करने की सोच रहे हैं, ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर फिर गुस्सा जाहिर किया है। ट्रंप ने संकेत दिया कि वो मौजूदा हाल में चीन से रिश्ता तोड़ सकते हैं। अमेरिका लगातार चीन पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन पहली बार ट्रंप ने सीधे रिश्ता तोड़ लेने की धमकी दी है। कोरोना वायरस को लेकर चीन के खिलाफ हमलावर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रैगन पर एक और बड़ा वार किया है। ट्रंप ने चीन से अपने सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी दी है। ट्रंप ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा, कई चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, हम सारे रिश्ते तोड़ सकते हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, मैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फिलहाल बात नहीं करना चाहता। जिनपिंग से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन अभी मैं उनसे बात करना नहीं चाहता। मुझे चीन ने मायूस किया है। पिछले कुछ हफ्तों से चीन के खिलाफ ट्रंप बेहद हमलावर मूड में हैं।
वो कुल मिलाकर चीन को कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार मानते हैं। अमेरिका के कई सीनेटर और विश्लेषक भी चीन के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति पर चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ रहा है। They should have never let this happen. So I make a great trade deal, and now I say, it just doesn't feel the same to me. The ink was barely dry, and the plague came over, and it doesn't feel the same to me. We'll buy 250 billion. They said somewhere I see they'd like to renegotiate the deal. We're not going to renegotiate. I think we have to make the world wealthy at our expense. I don't even know where these people come from, but those days are over. And if nothing else, over the last 2 months. अमेरिका में कोरोना से 85,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका चीन से मांग कर रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वुहान के प्रयोगशाला जांचने की इजाजत दे, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं। इससे अमेरिका का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।